देखो इस रात तुम्हें मैंने बचाया था और लिफ्ट भी दी थी। सोचो अगर ना देता तो क्या होता तुम्हारे साथ। और अब अगर फिर भी तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं ये सब कुछ ग्रैनी को बता दूंगा। वैसे भी इतनी देर में इतना तो मुझे पता चल ही गया है कि वो तुम्हारी जॉब के खिलाफ है। डियर मरियम, तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। मरियम ने इसकी ब्लैक मिरर को देखा। ये सच था, अगर ग्रैनी जान जाती कि उस दिन घर से बाहर एक कदम भी ना रखने देती। ओके कर दूंगी, बट ये आखिरी दफा होगा। फिर तुम कौन, मैं कौन, समझे? याद रखना। मरियम ने यूएसबी छीनी थी। गुड गर्ल। और एक और बात, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा करो यार, ऐसी ड्रेसिंग नहीं करते जिससे शर्मिंदगी हो। मराद ने झुकते आंख मारते कहा था। यू नो, आवारा इंसान। गुस्से और शर्मिंदगी से वो लाल हुई थी। इसकी बात का मतलब समझते सोफे पर पड़ा कुशन इसकी तरफ उछाला था। वो जो महारत से कैच करते इस पर दोबारा फेंक चुका था। अरे मरियम, मराद कहाँ गया? गिरैनी चला गया, वो मरियम कुशन सेट करते बोली थी। मगर क्यों इसे खाने पर रोक लेती? कितनी बुरी बात है ना, इसे बुरा लगा होगा। कुछ भी नहीं पूछा इसे। गिरैनी अफसरदा हुई। बस करे गिरैनी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आपका बिछड़ा बेटा दोबारा मिल के खो गया हो। मरियम बदमज़ा हुई थी। मेहमान रहमत होते हैं मरियम, इसकी मालूमात में इजाफा किया। ओ ग्रैनी, अगर आप इन्हें ही जानती, ऐसे बेशर्म मेहमान जहमत होते हैं। दिल में कहा, वरना इनसे बोलकर मेहमानों के हुकूक पर लंबा लेक्चर थोड़ी सुनना था। 3 बज गए, इतनी लेट तक मैं सोई। कसमसाते आंखें मसली थी। 12 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आकर वो सो गई थी। चप्पल पहनते कमरे से बाहर निकली। ये सब वहाँ सेट करो, मैं तब तक किचन देख लूँ। सदब सर्वेंट को हदायत दे रही थी। मम्मा कोई आ रहा है? लम्स ने तैयारियां देखकर पूछा। हाँ, वानिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, तुम भी फ्रेश हो जाए। इसे बोलते वो किचन की तरफ चली गई। लॉन्ज में सब थे। हमें कोई एतराज़ नहीं, बस हम भी जल्दी करना चाहते हैं, वानिया की सास ने कहा। तो फिर डेट डिसाइड कर लें भाई साहब, अहमद शाह से पूछा। जी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ की कोई के दरमियान की कोई भी तारीख मुनासिब है, तब तक मैं इलेक्शन से भी फ्री हो जाऊंगा। जी ज़रूर, बेहतर है। दोनों फैमिलीज राज़ी मुतमईन थी। मैं वानिया से मिलना चाहती हूँ। जी ज़रूर आए। सदब मुस्कुराते इन्हें अंदर लेकर बढ़ी थी। वजदान भी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, किस बारे में? मैं कुछ समझा नहीं, वो हैरान हुआ। लॉन्च में अहमद शाह, वजदान और वानिया के ससुराली एक दो मर्द रिश्तेदार थे। जब वानिया के शायद देवर ने ये अजीब कश्मकश पैदा की थी। बनो नहीं अब तुम ज़्यादा। वैसे अंकल, आपके बेटे ने सियासत छोड़कर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर की, दाद देने को तो बनती है। जबकि वजदान तो शौक था ही। अहमद शाह को भी देखा, जो हैरान की नज़रों से देख रहे थे। सवाल वाजिया रकम था। आपको कोई गलत फहमी हुई है बेटा। वजदान से ऐसी उम्मीद तो वो कर ही नहीं सकते थे जो इनके साथ पिछले दिनों तो अभी सियासी जलसे में गया था। अरे नहीं अंकल, क्राइम डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है आपका बेटा। पिछले दिनों एक कंपनी सील हुई है, तब इसका नाम भी मैंने न्यूज़ में देखा था। वो मुस्कुराते इसकी तारीफ कर रहा था या राज फाश कर रहा था। वजदान समझ नहीं पाया। एक्सक्यूज़ मी। वजदान फिलहाल सबके सवालों से बचते दामन चढ़ाते जा चुका था। पूरा घर में वो इसे ढूंढ रहा था, भला आखिर स्टडी रूम में इसको ढूंढने की कोशिश में कामयाब पाया। इसे देखा जो रब से हुलिये में वॉच काउच पर बैठे कुछ पेपर्स वर्क कर रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया ताकि वो मुतवज्जा हो जाए। डैड आप? वो यकदम बोला था, जो शक्ल से संजीदगी लिए इसकी तरफ बढ़ रहे थे। उल्लू समझते हो तुम मुझे, जिसे आसानी से मामू बनाया तुमने? वो तैश में थे। ये लड़का क्या कुछ इनकी नाक के नीचे करता फिर रहा था। वो अनजान थे। खुदा को माने कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं डैड। वजदान चाह के भी मुस्कुराहट नहीं रोक सका था। सही, तुम्हारी माँ तुम्हें डीट कहती है। वो तपे थे। ये मॉम कहाँ से आ गई और क्या हुआ? अनजान बनते पूछा। ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है वजदान शाह। और अब मुझे बताओ, कब तुम इस फील्ड में गए और अब हम सबको अनजान रखा? आपको याद है ग्रेजुएशन के नेक्स्ट ईयर में मैंने सीएसएस की तैयारी की थी, लेकिन मैं ठहरा नालायक स्टूडेंट और क्लियर ही नहीं कर पाया। और आपने भी कहा था कि क्या करना है करके, करनी तो ख़ानदानी सियासत ही है ना। लेकिन आपकी बात मुझे बुरी लगी थी, इसलिए खामोशी से दोबारा तैयारी की, ताकि अगर फेल हुआ भी तो शर्मिंदगी ना हो। लेकिन किस्मत मेहरबान थी, मैंने क्लियर कर लिया। फिर मैंने निकाह के बाद क्राइम डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। मैं फिज़िकली मेंटली हर लिहाज से टेस्ट क्लियर कर चुका था। सो अपनी एबिलिटी पर मैं एज ए इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया। सादा लफ्ज़ों में डैड, बस मैं सियासत में शमूलियत नहीं चाहता था। बस इसीलिए वो समझ गया कि वो सब जान चुके हैं, छुपाना बेकार है। ये 2 टके की नौकरी करोगे अब तो। वो किसी सूरत नहीं कबूल कर रहे थे। आई हैव अ राइट टू चूज़ माई प्रोफेशन। आपको ऐसा बोलने का हक नहीं दूंगा मैं।
बुरी लगी थी इनकी बात। शर्म है तुम्हें, बाप से मुकाबले बाजी करोगे? वो तेज़ लहजे में बोले। मैं आपसे कभी मुकाबले बाजी का सोच भी नहीं सकता। मेरी बात सुने डैड, बंदे को वो शोबा इख्तियार करना चाहिए जो इसे अपने लिए सूटेबल लगे, और मुझे सियासत नहीं पसंद। साहब कोई की इंतहा की थी। डैड सुने तो वो गुस्से से उठकर चले गए। एक नया मसला अब आपको भी मनाना पड़ेगा। शाह साहब बड़बड़ाते हुए मसरूफ़ हुए। ये मुझे क्या देकर गया है? लैपटॉप पर यूएसबी अटैच करते हुए इस वीडियो को देख रही थी। बट मलक रहमान अपनी पार्टी का चेयरमैन, ओह माय गॉड! वीडियो देखते इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। खैर, मानने वाले की शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसके मानने के अंदाज पर दाद दे रही थी। ये जाने बगैर दुश्मन अव्वल की तारीफ कर रही थी। वो वाह, अरे पुलिस वाले, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। मराद को दाद दी। शाम की न्यूज़ कास्टर को टेक्स्ट किया था, ये आज की न्यूज़ बुलेटिन में दे देना। वीडियो सेंड करते ग्लासेस साइड टेबल पर रखते वो लेट गई थी। यकदम बाजू की दर्द महसूस हुई। इस लड़की का चेहरा आंखों में आया। मासूम लगती थी। मुझे शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वजदान से क्या लिंक? वो पुरसोच थी, चीज़ें दिमाग से चिपका लेती थी, और वजदान हिट लिस्ट में था। आपकी शादी हो गई? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ढेर सारे फंक्शंस होंगे। लम्स हाथों से इशारा करते बोल रही थी। इस टाइम वो वानिया के कमरे में इसके बेड पर बैठी थी। वानी ने यकदम नेल पेंट लगाते नज़र उठाकर इसकी खुशी देखी। बेबी, अभी डेट डिसाइड हुई है और आपको अभी से खुशियाँ चढ़ गई? हाँ, तो मैंने ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मैचिंग ज्वेलरी लेनी है, मेकअप भी करना है। और वो उंगली पर किनवा रही थी। मेरी जान, मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं। वानिया ने इसकी सोच पर बारीक रखी। आपकी इकलौती बहन हूँ यार, आप ही मुझे प्यारा लगना है। नहीं बहन, नहीं भाभी, और वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है तुम्हारे पास। लम्स, वानिया ने नेल पेंट बंद करके रखी थी। अच्छा, आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा मतलब है, आप शर्मा क्यों नहीं रही? दुल्हन तो शर्माती हैं। लम्स ने शक्ल देखते नया सवाल पूछा। मैं क्यों शर्माऊँ? अभी तो तुम्हारे हिसाब से लम्स मैं महीना पहले ही घूंघट ओढ़ कर बैठ जाऊँ और शर्माऊँ? वानिया हैरान थी। कभी कभी वो इसके इन अजीब सवालों से सदमे में चली जाती थी, इसीलिए इसे बेब भी कहती थी। न्यूज़ देखो। मुराद का टेक्स्ट देखते वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। गुड जॉब का टेक्स्ट सेंड करते वो उठा था। ड्रेसर के सामने खड़े होकर खुद का जायज़ा लिया। परफ्यूम स्प्रे करते बिखरे घने बालों में हाथ फेरे और रूम से बाहर कदम रखा। सीढ़ियाँ उतरते लॉन्ज में देखा, हर तरफ सन्नाटा था। जब सदफ किचन से दूध का ग्लास पकड़े निकली थी। किसे ढूंढ रहे हो? वो मशकूक नज़रों से बोली। डैड कहाँ हैं? वो इन्हीं से मिलने आया था। क्यों, खैरियत है? वो वहीं रुककर पूछने लगी थी। डेट फाइनल करनी है। अपने सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराहट जब्त की थी। बहुत जल्दी है तुम्हें? मुस्कुराते पूछा। आप लोग तो कर ही नहीं रहे यार, ख्याल करें के लिए नींद नहीं आती। अब समझे, ठंडी आ भरी थी। शर्म करो, माँ का लिहाज है या नहीं? सदफ ने शर्म दिलाई। मैं सीरियस हूँ। ये परसों पूरा साल हो जाएगा हमारे निकाह को, वो 19 की हो जाएगी। और मेहरबानी से लम्स को ना अभी बताइएगा, बस वानी की बारात पर मेरा रिसेप्शन है, ये डन है, खुद ही तय कर चुका था वो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी, पर इसे तो बताने दो, इसकी भी तो राय लेनी चाहिए। क्या पता मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहना न चाहती हो। आखिरी बात तंग करते कही थी। देख लूँगा आपकी बेटी को भी, आप बस तैयारी पकड़ें इसे मेरे रूम में भेजने की, बाकी काम मेरा। होंठ मुस्कुराए थे। चलें आप जाएं, शाह साहब आपका वेट कर रहे होंगे। मैं इनसे सुबह मिल लूँगा। जानता था वो नाराज़ हैं। सदफ आंखें दिखाती रूम में चली गई। इर्द गिर्द देखते फ़ोन पर नंबर मिलाया। कैसे हैं मलक साहब? लहजे में अजीब घोर था। तुम क्या समझ रहे हो वजदान शाह? ये सब करके तुम मुझसे खुद को बचा लोगे? तुम्हारी सोच है। मैं अब तुम्हारा क्या हाल करता हूँ वजदान शाह, देखते जाओ तुम। मलक गुस्से में था। काफ़ी रेपुटेशन ख़राब हुई थी। कुछ न्यूज़ वाले तुम मिर्च मसाला लगाकर बता रहे थे। तुम मुझ पर केस करना चाहते थे, मेरे बाप को धमकी दी थी। मेरी तुमसे ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, मगर जो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहे ना, वो मेरी टारगेट लिस्ट में आ जाता है। वजदान ने गुस्से से कहा। तुम बस देखो वजदान, तुम्हारी दुखती रग से वाकिफ़ हूँ मैं। एक मौका मिला तो शिकार मेरा। मलक ने इसका हवाला देकर इसे तपाया। शट अप मलक, इस तक पहुँचना तो दूर, सोच में भी ना लाना, वरना अब तो जान से जाएगा। बोलते ही गुस्से से फ़ोन काटा था। कम डाउन वजदान। गहरी सांस लेते और माथा मसलते खुद को पुरसुकून किया। झटके से उठा। लम्स वानिया के कमरे से निकली थी। अपने रूम में कदम रखे दुपट्टा सोफे पर रखा था। कोई था जो इसकी हरकतें खामोशी से मलाखता कर रहा था। पहले चेंज कर लेती हूँ। फिर कबर्ड खोली कि सारे कपड़ों का ढेर इसके पर घिरा, वैसे ही रख देती थी।
صرف ایک کبڈ کی سائڈ درست حالت میں تھی۔ وجدان کا سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا جو 2 منٹ پہلے ملک نے دماغ خراب کیا تھا جب اس کے بیڈ پر مزے سے ٹیک لگائے تھا۔ یہ مصیبت کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر سے ویسے ہی رکھے۔ لمس بیبی مصیبتوں میں وجدان نے زیر لب کہا، آپ یہاں؟ جیسے ہی وہ پلٹی تھی زوردار چیخ ماری تھی۔ وجدان نے کان میں انگلی ماری، کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی کبھی اسے جس میں اپنی پرسنل چیزیں پکڑی تھی، جسے فوری کمر کے پیچھے کیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، رکھ لو تم۔ اس کے ایکسپریشن سے محفوظ ہوتے کہا، شرمندگی سے فوری کبڈ میں رکھی۔ آپ کو تو مینرز تو نہیں ہے کسی لڑکی کے روم میں آنے کے؟ لمس شرم سے برا حال۔ مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے خیال رکھوں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھنا۔ ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا وہ وہیں فریز ہوگی۔ بیڈ پر آؤ لمس، نہ ہی میرے روم سے جائیں، آپ آئندہ لاک کروں گی میں۔ انگلی دکھاتے وارننگ دی تھی۔ آ رہی ہو یا اٹھا کر لاؤں؟ نہیں مجھے نہیں آنا، آپ جائیں، ورنہ میں اونچا اونچا کر کے مام ڈیڈ اور وانی آپی کو بلا لوں گی۔ ہر طرح سے وہی کھڑے رہ کر انکار کر رہی تھی۔ اس کی اپنی طرف بڑھتے قدموں سے خوفزدہ تھی وہ۔ چھوڑے مجھے، جسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اپنی حالت دیکھی، دوپٹے کے بغیر تھی وہ، براؤن شرٹ کے گہرے گلے سے شرمندگی ہوئی تھی۔ سو سویٹ ہارٹ، نظریں نہیں چرایا کرو، پیار آتا ہے تم پہ۔ بیڈ پر لیٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بے شرم کہا تھا، آپ میرے پاس نہیں آیا کریں۔ لمس کو واقعی آج یاد آیا اور لہجے میں تلخی آئی۔ اسے سبق سکھا دیا تھا اور تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریں تو اس کی خوبصورت وجود پر مرکوز تھی۔ اس نے کہا، آپ آوارہ ہیں، اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں اور میرے ساتھ۔ وہ اس پوائنٹ پر اٹکی تھی۔ اس کو چھوڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں میں کیسا لگتا ہوں۔ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے پوچھا، ڈیٹ بے ساختہ کہا، کبھی برا کبھی ڈیٹ۔ شوہر کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو۔ برا لگا تھا۔ میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟ کبھی میں آئی ہوں آپ کے روم میں؟ وہ تم جہاں بھی ہوگی وہ چیز میری ہوگی۔ رہی بات میرے روم کی تو وہ ہمارا ہے، اور کچھ دن کا ویٹ کرو بس تم۔ اب 1 انچ کا فاصلہ بھی وہ ختم کر چکا تھا۔ کچھ خاص پلے نہیں پڑا، اس کے مزید قریب آنے سے سپٹی تھی۔ اس کا اپنا وجود سرایت کرتا ہاتھ لمس نے پکڑا تھا۔ یہ منتر جانتی ہو کون سا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا لگا تھا اور شفاف گردن دیکھ کر دل بے قابو ہوا۔ گردن پر اس کی سانسیں اور چبھن محسوس کرتے وہ مٹھی زور سے بند کر چکی تھی۔ بتاؤ۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وجدان، آپ آدھی رات یہ پوچھنے آئے ہیں؟ رخ اس کی طرف کرتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا اور اس کی خود پر پڑتی نظروں سے خائف تھی وہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا سہارا لے کر خود کو بچایا تھا۔ تم سے سکون چاہیے تھا۔ کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا میں، اب سکون ہے۔ تم میرے پاس ہو، میرے میں پرسکون ہوں۔ تمہارا تذکرہ مجھے میرے علاوہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ شدت جذبات سے کہتے اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز جائیں۔ اس کے جذبات سے بوجھل لہجے سے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اور اگر میں نہ سونے دوں تو؟ ہونٹ کان کے قریب کیے تھے۔ پلیز وجدان، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، جائیں آپ۔ اس کا ہاتھ کمر پر محسوس کرتے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ گہری مسکراہٹ سے اس کی بند آنکھوں پر جھکا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی، خود پر کمفرٹر دیکھا۔ اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ نہیں تھا، پر اپنا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، عمر سوار دے۔ ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا، ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ آفس سے 4 بجے کے قریب وہ فری ہوا تھا۔ کان سے فون لگائے وہ مصروف سا بات کرتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے انجان کہ کوئی سے فالو کر رہا ہے۔ گاڑی سڑک پر نارمل رفتار سے ڈرائیو کرتے شاپنگ مال کے سامنے رکی تھی۔ سن گلاسز شرٹ میں اٹکائے تھے، پیچھا کرنے والا شخص بھی گاڑی سے اترا تھا۔ سر بھی مشکل ہے وہ شاپنگ مال گیا، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں، وہ سیکیورٹی کے بغیر ہی ہوتا تھا۔ فون پر دوسری طرف موجود شخص کو آگاہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی موقع ملتا ہے تو آج ہی کام تمام کروں، نہیں تو ادھوری بات چھوڑ دے۔ وہ کال کٹ چکا تھا۔ فرسٹ چلو مائی لو۔ اب آپ کے لیے بھی مسکراتے اس کا خوبصورت چہرہ وجدان کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔
شاپنگ مال میں داخل ہوتے اس کے قدم لیڈیز کاؤنٹر کی طرف بڑھے تھے۔ کافی محنت اور انتھک کوشش کے بعد اس کے لیے کچھ پسند آیا تھا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے اب ایک فیمس کیک اینڈ بیک شاپ پر گیا تھا۔ ایک کچھ مزید چیزیں خریدتے اس کا فیورٹ کیک آرڈر کیا۔